तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10 का बेसिक स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 9 के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। और अब आज हम करेंगे चैप्टर 10 नवोदय विद्यालय का ये चैप्टर है जो एंट्रेंस के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम चैप्टर 10 में आज पढ़ेंगे लाइन्स एंड ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक सी बातें, ठीक है। तो अभी सभी का फोकस यहाँ होना चाहिए। तो हमने क्या कहा, लाइन्स एंड ट्रायंगल क्या है? लाइन्स एंड ट्रायंगल किस चीज़ की ब्रांच है? तो आप अगर आपसे कोई जैसे एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि बताओ लाइन्स एंड ट्रायंगल किसकी ब्रांच है, तो आप बताओगे प्लेन ज्योमेट्री की। किसकी? प्लेन ज्योमेट्री की। तो यहाँ लिखा मैंने लाइन्स एंड ट्रायंगल आर द ब्रांच ऑफ प्लेन ज्योमेट्री। क्लियर? तो लाइन्स एंड जो ट्रायंगल्स होती है ब्रांच होती है हमारी प्लेन ज्योमेट्री की। क्लियर? आगे आता है हमारा पहला। अब हम लाइन्स एंड ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, पर ठीक है, शायद भूल गए हो, दोबारा एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। क्लियर? तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन सेगमेंट ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसके दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। जैसे ए बी लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट हमेशा फिक्स होता है, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं होता, वो क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट में ए और बी दोनों पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, ठीक है। दूसरा, रे क्या होता है? मैंने देखो यहाँ लिखा है फिक्स्ड पॉइंट, दोनों पॉइंट्स इसके क्या होते हैं? फिक्स्ड। क्लियर? और इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, इनडेफिनेट लेंथ नहीं होती, डेफिनेट लेंथ। डेफिनेट लेंथ का मतलब है कि उसकी एक लिमिटेड लेंथ होती है, लिमिटेड नहीं कि एक पॉइंट से स्टार्ट हो दूसरे पॉइंट से कोई अंत ही नहीं है, उसका एंड ही नहीं है, ठीक है। इसके दोनों के दोनों पॉइंट्स में एंड है क्योंकि ये डेफिनेट लेंथ है। क्लियर? आगे आता है हमारा क्या, रे क्या होता है? रे, तो यहां पर रे क्या होता है? रे में क्या होता है कि हमारा एक पॉइंट तो फिक्स होता है, एक पॉइंट तो फिक्स होता है पर दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता। इसमें देखो लाइन सेगमेंट में दोनों पॉइंट फिक्स थे, पर हमारे रे में क्या होता है, एक जगह से हमने लाइन स्टार्ट की खींचनी, मान लो मैंने यहां से स्टार्ट की खींचनी, तो ये पॉइंट तो फिक्स है बट इधर का कोई पता नहीं है कहां तक जाएगी रे में। इसीलिए बी पॉइंट इसका फिक्स नहीं होगा, मतलब इसकी लेंथ कैसी होगी? इनडेफिनेट लेंथ होगी, एक डेफिनेट लेंथ नहीं होगी। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि रे 4 सेंटीमीटर की है, नहीं। रे एक पॉइंट फिक्स है ना, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका फिक्स है बट एंड उसका नहीं है, कोई एंड उसका नहीं है। इसको क्या बोल देते हैं? रे। डिफरेंस क्रिएट करते जाना माइंड में। लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट क्या है? फिक्स है, ठीक है। बट रे में क्या है? एक तो फिक्स है पर दूसरा फिक्स नहीं है। क्लियर? अब आगे आता है क्या, लाइन क्या होता है? अब लाइन सेगमेंट आपने पढ़ा। अब लाइन क्या होता है कि लाइन ऐसी होती है, देखो लाइन इधर भी एक्सटेंड होती जाएगी इनफाइनाइट तक और इधर भी एक्सटेंड होती जाएगी इनफाइनाइट तक। ये 0 पॉइंट होगा बीच में, ठीक है। इस साइड वो नेगेटिव में जाएगी और उस साइड पॉजिटिव में जाएगी, मतलब लाइन के दोनों ही फिक्स पॉइंट नहीं है, लाइन के दोनों ही फिक्स्ड पॉइंट नहीं होते। इसकी भी लेंथ क्या होगी? इनडेफिनेट होगी, ठीक है। इसका दोनों पॉइंट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, उसका कोई भी मतलब कि फिक्स नहीं है। क्लियर? हमने क्या पढ़ा? लाइन सेगमेंट में दोनों पॉइंट फिक्स, रे में एक पॉइंट फिक्स दूसरा इनफाइनाइट, और लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट क्या है हमारे? इनफाइनाइट है, लाइन के, ओनली लाइन के, ठीक है। लाइन के क्या है? क्योंकि लाइंस पे ना बहुत सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ एक लाइन बनी, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये इनफाइनाइट तक पॉइंट इस पे लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका दोनों ही एंड क्या होता है? ना स्टार्टिंग एंड फाइनाइट होता, ना ही एंडिंग पॉइंट। क्लियर? इसका कोई भी पॉइंट फाइनाइट नहीं है, ठीक है। दोनों क्या है? इनफाइनाइट है। क्लियर? तो ये कितनी लंबी एक्सटेंड होगी लाइन, वो कोई नहीं जानता, कहाँ तक खींच सकते हैं इस लाइन को, ठीक है। आगे आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होता है? अब इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है काटना, एक दूसरे को काटे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो यहां पर क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स में सिर्फ 2 लाइन्स होंगी। कितनी लाइन्स होंगी? 2। जब 2 लाइन्स एक ही कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसको बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट, और देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने। जब 2 लाइन्स हो, कितनी लाइन्स हो? 2 लाइन। जब 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी एक ही पॉइंट पे, उसको हम बोल देते हैं क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। अब आगे आता है हमारा कॉन्क्यूरेंट लाइन्स क्या होता है? कॉन्क्यूरेंट लाइन इसके जैसा ही होता है। यहाँ 2 लाइन्स थी ना,
यहाँ दो से ज्यादा लाइंस। अब दो लाइंस अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। अगर दो से ज्यादा लाइंस है, दो से ज्यादा लाइंस है, 3 4 5 6 7 8 10 12 20, ठीक है, अगर इतनी हमारी लाइंस हैं, अगर ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक कॉमन पॉइंट पे या एक सेम पॉइंट पे, तो उसको बोल देते हैं हम कॉन्करेंट लाइंस। देखो मैंने बना रखा है ना, एक से ज्यादा लाइंस है और एकदम सेम पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको बोल देते हैं हम कॉन्करेंट लाइंस। है इसके जैसे ही, बट जब दो लाइन होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो से ज्यादा लाइंस तो कॉन्करेंट लाइंस। क्लियर। आगे आता है हमारा पैरेलल लाइंस क्या होता है। तो पैरेलल लाइंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो पैरेलल क्या होता है, जैसे ये है ना, इस तरीके से ये ऐसे सीधी चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी, कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है लाइंस। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, नो। पैरेलल लाइन का मतलब ही है कि उनके बीच में एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री पे दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती जा रही है चलती जा रही है। अब ऐसा तो नहीं कोई इधर आगे इसको इंटरसेक्ट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। उन लाइंस का ये नेचर ही है कि वो पैरेलल चलेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ना ही किसी पॉइंट पे मीट होंगी, मिल भी नहीं सकती वो। इतने गैप में उनको चलना पड़ेगा, इतने गैप में, ठीक है, मर्यादा के साथ। उनके डिस्टेंस भी तो इक्वल होगा। हाँ, उनका हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस इक्वल होगा। कैसे, देखो जैसे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लो 2 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ भी 2, मतलब हर एक पॉइंट पे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो एकदम इक्वल होता है, एकदम इक्वल होता है। 90 डिग्री का एंगल मेक करती हैं वो। और तीसरी चीज क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये हमारी क्या होती है, पैरेलल लाइंस। क्लियर। और इनका भी कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, ना ही स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इनका भी कोई, क्योंकि लाइंस है ना, लाइन सेगमेंट तो नहीं है, लाइंस लाइंस मैंने बताया, बस लाइन में पैरेलल जुड़ गया तो दो लाइन आ गई। जहां पैरेलल जुड़ जाएगा वहां दो लाइन हो जाएंगी, और वो दो लाइन क्या होंगी, इस तरीके से जाएंगी, इस तरीके से खींची जाएंगी कि एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ना करे। क्लियर। अब ये हमारा भी थोड़ा बेसिक था, भी बहुत सारा बेसिक है, तो इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। क्लियर। इसमें कोई डाउट? ओके देन नोट करो इसको सभी को। तो हमने सारा पढ़ लिया था बेसिक। अभी जो कुछ बेसिक बाकी था उसको भी हम पढ़ते हैं। एंगल्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। और एक हमारा पॉइंट रह गया था, एंगल क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं। तो यहाँ पर एंगल मान लो, एंगल्स हमेशा रेस से बनते हैं। किससे बनते हैं, रेस। रेस का एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा फिक्स नहीं होता ना, तो इसीलिए हमने देखो यहाँ शो कर रखा है कि पॉइंट ओ दोनों रेस का क्या है, फिक्स है। क्लियर। अब यहाँ से एक रे गई और यहाँ इस पॉइंट से इधर, मतलब डायरेक्शन अलग होगी दोनों रेस की। इन रेस की क्या होगी, डायरेक्शन अलग। इन दोनों रेस की डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी, डायरेक्शन डिफरेंट होगी ऑफ रेस। क्लियर है। अब डिफरेंट, अब देखो अगर यहां पर ये एक ही डायरेक्शन में दोनों रेस जाएंगी ना, तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो जैसे एक रे है ये, और इसी के ऊपर से दूसरी रे भी निकल गई, तो एंगल तो क्या बनाएगी, जीरो बनाएगी। बट यहां पर हमारा एंगल तब मेक होगा जब हमारी रेस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी, और रेस एक ही पॉइंट से निकलेंगी, एक ही पॉइंट से निकलेंगी। तो जो इनके बीच का जो गैप होता है ना, जो गैप, उसको हम बोल देते हैं एंगल। क्या बोल देते हैं, एंगल। तो ये हमारा एंगल इस तरीके से क्लासिफाई हो गया। क्लियर। मैंने लिखा है एंगल मेक बिटवीन टू रेस। एंगल हमेशा बनता है टू रेस के बीच में। क्लियर। या तो फिर यार लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तब एंगल्स बनेंगे। उसको मैं अलग से क्लासिफाई करूंगा, ठीक है। पहले इसको पढ़ो कि एंगल नॉर्मल होता क्या है। टू रेस, अलग अलग डायरेक्शन होगी उसकी, और उनके बीच का जो स्पेस होगा ना, उसको क्या बोल देंगे हम, एंगल। क्लियर। अब आगे आता है कुछ क्लासिफिकेशन इनका, एंगल्स का क्लासिफिकेशन। तो अब इसको बड़े ध्यान से समझ लेना, ये बहुत काम आती है चीजें, ठीक है। 0 से 90 के बीच, इस 0 से 90 के बीच वाले जो एंगल होंगे, बिटवीन जो 0 से 90 के बीच वाले एंगल होंगे, उन सभी एंगल को हम बोल देंगे एक्यूट एंगल। क्या बोल देंगे, एक्यूट एंगल। 90 को नहीं बोलोगे एक्यूट एंगल, ना ही 0 को बोलोगे, इनके बीच वाले, मतलब 1 से लेके 89 तक। क्लियर। 1 to 89 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। क्लियर। और इसको जीरो एंगल बोलते हैं। ये वाला जो एंगल होता है इसको जीरो एंगल बोलते हैं, जीरो एंगल। मतलब जो 0 से कम और 90 से लेस। हाँ, उसको हम बोल देते हैं क्या, एक्यूट एंगल। क्लियर।
अब अगला पॉइंट आता है कि 90 डिग्री को फिर बोलेंगे क्या, जब हम 90 डिग्री को एक्यूट नहीं बोल सकते तो क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोल देंगे, राइट एंगल, राइट एंगल ओनली। क्या बोलेंगे, राइट एंगल। क्लियर, जो 90 डिग्री होगा उसका नाम होगा राइट एंगल। क्लियर, और इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, परपेंडिकुलर। जहां भी परपेंडिकुलर लिखा हो समझ जाना कि वो एंगल 90 डिग्री का है। अगर कहीं भी परपेंडिकुलर लिखा हो तो समझ जाना कि राइट एंगल ट्रायंगल है। परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर बोलेंगे उसको। क्लियर, राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलेंगे, राइट एंगल भी बोलेंगे और परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। क्लियर, आगे हमारा आता है कि जब 90, अब 90 तक तो हमने क्लासिफाई कर लिया कि उनका नाम क्या क्या देना है। हमने देखा कि 0 को 0 एंगल बोलते हैं, 0 से 90 के बीच वाले एंगल एक्यूट हो गए, फिर हमने 90 को नाम दे दिया राइट एंगल या फिर परपेंडिकुलर, है ना। अब 90 से लेके 180 के बीच वाले एंगल को क्या बोलेंगे, तो 90 से लेके 180 वाले एंगल्स को हम बोल देंगे ऑब्ट्यूस एंगल। 90 से 180 के जो बीच के एंगल्स, 90 और 180 नहीं, 90 से 180 के बीच वाले जो एंगल होंगे उनको बोल देंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोल देंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। अब 90 से 180 के बीच वाले एंगल कौन से हैं, तो 91 से लेके 179 तक। क्लियर, तो ये हो जाएंगे हमारे क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। अब हमारे माइंड में फिर आया कि अगर इनके बीच के ऑब्ट्यूस एंगल है फिर 180 को क्या बोलेंगे, तो 180 को हम बोल देंगे स्ट्रेट एंगल, क्योंकि एकदम स्ट्रेट लाइन में बनता है ना ये, तो इसलिए इसको बोल देते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब आगे आता है कि चलो ठीक है 180 तक, यहाँ 0 से लेकर 180 तक हमने सभी एंगल्स को नाम दे दिया। क्लियर, सभी का नामकरण हो गया। अब आगे देखते हैं, तो आगे उन्होंने क्या किया कि यार अब नाम दे देंगे, हम थक गए हैं। अब क्या किया उन्होंने, अब इनको डिवाइड नहीं किया ऐसे जैसे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा 180 से लेकर 360 के बीच वाले जो एंगल होंगे ना, बीच वाले, इन बिटवीन, ध्यान देना, 180 से लेके 360 तक के जो एंगल्स होंगे बीच वाले, उनको उन्होंने बोल दिया रिफ्लेक्स एंगल्स। क्या बोल दिया, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर, 180 से लेके 360 के बीच वाले, इन बिटवीन। क्लियर, जो बिटवीन एंगल्स होंगे 180 टू 360 वो क्या हो जाएंगे हमारे रिफ्लेक्स एंगल्स। हाँ, वो भी आएगा। ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, रिफ्लेक्स एंगल्स। मैंने आपको बोला ना 180 से लेके 360 के बीच, तो 360 के बीच में ये आएगा, तो ये भी क्या होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक। आगे आता है कि ठीक है अब 360 को क्या बोलेंगे, जब 360 तो आएगा ही नहीं बीच वाले में, तो 360 वाले को बोल देंगे कंप्लीट एंगल, क्योंकि यहाँ से एक एंगल पूरा कंप्लीट कर हो जाता है, इसको बोल देते हैं हम कंप्लीट एंगल। यहाँ तक कोई डाउट है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था कुछ एंगल का। ठीक है, अब इन एंगल्स को आप अच्छे से लर्न कर लो, समझ लो। ठीक है, क्योंकि आपके काम बहुत आएंगे। कहीं आ गया एक्यूट एंगल तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए कि हाँ अच्छा 0 से लेकर 90 के बीच वाला एंगल होगा, कोई एक्यूट एंगल होगा तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है जो दो एंगल्स को डिवाइड कर दे इक्वल पार्ट्स में। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे दो रेस ने एक एंगल बनाई, जैसे यहाँ एक एंगल बना दो रेस का, एक लाइन बाइसेक्टर लाइन होती है जो इनके बीच से जाए, बिल्कुल कहां से जाए, इनके बीच से जाए, और इस जैसे अगर एंगल मान लो ये 60 डिग्री का है तो 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर, इस तरीके से डिवाइड कर दे, उसको बोलते हैं बाइसेक्टर। एंगल का बाइसेक्टर, जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, उसको बोल देते हैं हम बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, डिवाइड एंगल 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में। इक्वल पार्ट्स का मतलब तो ध्यान देना इक्वल, ये नहीं कि उसने ऐसे डिवाइड किया 30 डिग्री को 20 और 40 में, नहीं। बाइसेक्टर वो होगा जो इधर 30 इधर 30, कोई भेदभाव नहीं, इक्वल डिवाइड करे। क्लियर, उसको बोल देंगे हम एंगल का बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर। और मैंने आपको यही समझाया हुआ है कि एंगल का बाइसेक्टर क्या करता है, देखो ओ ए क्या है, एक ओ ए क्या है, रे है, और ओ बी एक रे है, तो इसके बीच में एक एंगल बना था और इसके बिल्कुल जस्ट बीच से गई ओ सी, ये बाइसेक्टर लाइन है। क्या है ये, देखो ये एंगल बाइसेक्टर क्या है, ओ सी लाइन। ठीक है, तो ये ओ सी क्या करेगी, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, तो ये हो जाएगा हमारा बाइसेक्टर लाइन। ठीक है, जो कि एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड
कर रही है। अब एक आता है एडजेसेंट एंगल। क्या होता है एडजेसेंट एंगल? तो एडजेसेंट एंगल ऐसा एंगल होता है जैसे हमारा ये कॉमन ये वर्टेक्स होता है ना, जहाँ से कोई चीज स्टार्ट होती है, ओरिजिन बोल दो, वर्टेक्स बोल दो, यही बोलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा ये ओरिजिन है, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जहां से दो रेज स्टार्ट हुई इसको क्या बोल देते हैं वर्टेक्स। क्या बोल देते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स भी बोलते हैं, ओरिजिन भी बोल देते हैं, ओरिजिन, ठीक है। अब अगर ध्यान दो इधर, एक ही वर्टेक्स से दो रेज निकली, एक ही वर्टेक्स से दो रेज निकली और उसको एंगल बाइसेक्टर जो होता है उसने बाइसेक्ट कर दिया टू इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पर अब दो एंगल्स हो गए ना, यहाँ एक एंगल हो गया मान लो, और एक एंगल यहाँ हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, θ1 θ2 दो एंगल हो गए हमारे। तो ये दोनों एंगल पड़ोसी हैं कि नहीं? पड़ोसी एंगल्स जो होते हैं ना, पड़ोस वाले एंगल्स, उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ तुमको मैं, कहीं रफ करके इसको रफ कर देता हूँ, नोट हो गया होगा। देखो जैसे हमारा एक रेक्टेंगल है, क्या है ये सब 90 डिग्री एंगल होते हैं। अब बताओ इसमें एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? पड़ोसी एंगल्स कौन से होंगे? एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, पड़ोसी मान के चलो। अब इसका पड़ोसी ये होगा ना, तो ये दोनों एडजेसेंट हो गए, इसका ये भी पड़ोसी होगा, इसका ये भी पड़ोसी होगा, इसका ये भी पड़ोसी हो गया। तो कितने एडजेसेंट एंगल हो गए? 4 एडजेसेंट एंगल हो गए। क्लियर? तो एडजेसेंट एंगल ऐसे ही समझो। अब मैंने मान लो ऐसे बनाया इसको, ऐसे फिर ऐसे, और यहाँ से ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो एक ये एंगल और ये एंगल, ये एक दूसरे क्या है एडजेसेंट है। एडजेसेंट में हमेशा दो एंगल देखते हैं जो साथ हों, एक ही वर्टेक्स से बने। एक ही वर्टेक्स का मतलब है ये एक ही लाइन है ना, एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं ना। अगर एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ही वर्टेक्स पे दो एंगल बन रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे एडजेसेंट एंगल। क्या हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल। क्लियर? इतना ध्यान देना। अब यहाँ एक कॉमन वर्टेक्स था, कॉमन वर्टेक्स से दो रेज निकली और बीच से एक एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? तो उसने क्या कर दिया यहाँ पर दो एंगल मेक कर दिया। जब एंगल बाइसेक्टर क्या करता है काम, किसी भी एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ दो एंगल हो गए। अब आपने देखा बात तो सही है, इसको और आगे बढ़ा दो, इसको और आगे बढ़ा दो, इसको यहाँ और आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो आपने देखा कि यार ये कॉमन वर्टेक्स है, एक ही वर्टेक्स से सारा काम हो रहा है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है ना वो एक ही वर्टेक्स पे तो बन रहा है, सेम वर्टेक्स पे तो बन रहा है। तो हमेशा ध्यान देना, एक ही लाइन पे या एक ही वर्टेक्स पे जब एंगल बनते हैं दो एंगल, तो उन दोनों एंगल्स को बोल देते हैं एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक दूसरे क्या है पड़ोसी है। यही चीज है ना। अब पड़ोसी आप किसको बोलोगे? आपके गली, आपके रोड पे आपका घर बना है, साइड में जिसका घर बना है वो आपका पड़ोसी तो होगा। अब ऐसा तो नहीं कहोगे कि उसके दूर वाला पड़ोसी होगा, वो तो होगा नहीं, जस्ट साइड वाला ही तो पड़ोसी होगा। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल में होता है, जस्ट साइड वाला जो एंगल होगा आपका क्या होगा एडजेसेंट एंगल होगा। क्लियर है? पड़ोसी एंगल। क्लियर? इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम। तो हमने कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, सारा मैंने आपको बता दिया था। और अभी हम आगे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कुछ एंगल्स अभी और भी रह गए थे, इनकी क्लासीफाई करना भी और रह गया था। उस दिन हमारा टाइम खत्म हो गया था। अब आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम क्या हो 180 हो। जैसे कि दो एंगल, मैंने बोला 90 + 90 180 के इक्वल आ रहा है। अगर मैं बोलूँ 90 + 130, क्या इनका सम 180 आएगा? नहीं आएगा ना। तो 90 + 130 लिखता हूँ तो इनका सम 180 से ज्यादा आएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। बट अगर 90 + 90 लिखता हूँ तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि जिन दो एंगल का सम क्या हो 180 हो। इस चीज को याद रखना, इस लाइन को याद रखना कि जिन दो एंगल का सम 180 हो वो एंगल क्या होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। वो दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। समझ में आया ये चीज? आगे आता है हमारा सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दो ही एंगल होते हैं। मान लो 45 + 45 90 होता है ना। यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। दो एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री में 180 डिग्री था। हमको ये चेक करना था कि क्या दो एंगल्स को ऐड करने पे 180 आ रहा है। आपको अगर ये चेक करना है कि ये दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है, तो उनको ऐड कर दो। अगर ऐड करने पे 180 आ रहा है तो वो क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और अगर नहीं आ रहा है, ऐड करने पे 180 से कम आ रहा है, 180 से ज्यादा आ रहा है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। क्लियर? और सप्लीमेंट्री एंगल में भी यही कंडीशन अप्लाई होती है कि दो एंगल्स को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो यहां भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हो कि अगर दो एंगल्स क्या हो 90 डिग्री, दो एंगल्स का सम क्या हो 90 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। क्लियर? आगे आता है हमारा लीनियर पेयर। क्या?
क्या गलत लिखा है? सम ऑफ एनी टू एंगल कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री एंगल बनाता है। चुप रहो यार, देखता हूँ मीटर को। ऐसा तो नहीं है। हाँ सर। हाँ, जस्ट अपोजिट हो गया इसमें। तो यहाँ पर यहाँ 90 कर लो और यहाँ क्या कर लो, 180 कर लो। क्लियर है? थोड़ा हो गया, कंफ्यूजन हो गया इसमें। चलो एक ध्यान दो इधर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में वही जो मैंने बताया, दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री में होना चाहिए और सप्लीमेंट्री में कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? तो आप चेक कर सकते हो उसको, दो एंगल्स को ऐड करो। अगर 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री है, अगर 90 आ रहा है तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर? बट कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? आगे आता है लीनियर पेयर क्या होता है। तो लीनियर पेयर कहाँ बनता है, एक स्ट्रेट लाइन में बनता है। किस पे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन में। अगर कोई एंगल बना हुआ है तो वो पूरा जो एंगल बना रही है लाइन 180 डिग्री का, वो क्या होता है, हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में होता है क्या, 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है, 180 डिग्री का पूरा। कितने डिग्री का, देखो यहां से लेके यहां तक का जो एंगल होगा एक लाइन पे, इसको हम बोल देते हैं लीनियर पेयर। क्या बोल देते हैं, लीनियर। अब इसके बीच में चाहे एक एंगल बने, चाहे दो बने, चाहे तीन बने, सभी का सम तो 180 ही आएगा ना। तो इसलिए क्या हो जाता है हमारा लीनियर पेयर। ठीक है? अब वो लाइन आपकी चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजेंटल हो, उस पे अगर कोई एंगल बन रहा है तो उनका पूरा लाइन पे एंगल क्या बन रहा है, 180 बन रहा है ना। तो लीनियर पेयर भी क्या होता है हमारा, जस्ट सेम टू सेम सप्लीमेंट्री एंगल जैसा होता है कि लीनियर पेयर्स में भी एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 ही आना चाहिए। ठीक है? जैसे सप्लीमेंट्री में है ना, वैसे ही हमारे लीनियर पेयर में भी होना चाहिए। ठीक है? कि सभी एंगल का सम, चाहे 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी एंगल हैं उनका सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। वही क्या होगा हमारा लीनियर पेयर। क्या होगा वो, लीनियर पेयर। समझ आए बात? तो ये और ये सेम ही है, ये और ये लीनियर पेयर और ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है? एक ही लाइन पे बनते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन, चाहे वो लाइन वर्टिकल हो। देखो यहाँ वर्टिकल भी बना रखी है मैंने और ये हॉरिजॉन्टल भी बना रखी है। क्लियर है? यहाँ पे भी एक लाइन पे ऐसे पूरा एंगल बना और इस लाइन पे ना एक एंगल बना हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो इसका और इसका सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। वो क्या होगा हमारा लीनियर पेयर। ठीक है? आगे आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमारे तब बनते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ाया ना मैंने। तो इंटरसेक्ट जब दो लाइन एक दूसरी, मतलब दो लाइन एक दूसरे को एक सेम पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तब एंगल बनेगी ना। ये चार एंगल बने ना यहाँ पे। तो इन चारों एंगल में जो सामने सामने वाले एंगल्स होंगे वो वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये वाले एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट है, ये वाले एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। ठीक है? ऐसे नहीं बोलोगे कि ये वर्टिकल अपोजिट है, ये एडजेसेंट हो जाएंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट। बट सामने वाले क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है? तो मैंने यही यहाँ पे लिखा है कि एंगल AOD एंगल COB की क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर है? यही चीज मैंने यहाँ लिखा है इस फॉर्म में। ठीक है? तो लगभग एंगल की मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी है। अब जो हमारा कुछ बचा है ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और एक पॉइंट अभी बचा है हमारा कि जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एंगल्स बनते हैं बहुत सारे। अल्टरनेट एंगल हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है? तो ये बहुत सारे एंगल्स बनेंगे, वहां पर मैं आपको इसको भी सिखाऊंगा कल एक ऐसे ही डायग्राम के थ्रू, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओ। क्लियर है? तो ये हमारा एंगल का आज कुछ टॉपिक था। आज ये यहीं तक खत्म होता है, उसके बाद कल हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ओके?